गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों का बायोलॉजी के ऊपर पार्ट 3 है, जिसमें मैंने 2 पार्ट पहले डाल दिए हैं। और हम लोग ये जो सीरीज़ शुरू किए हैं ये हमने ल्यूसेंट की किताब से ही शुरू किया है। और तो मैं आज के लेक्चर में पढ़ने से पहले आपको जो पिछली चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी, और जो आप लोग चाहें तो जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो चाहें तो पहले 2 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है वो मैं आपको यहाँ पे रिकैप में बता देता हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि हमें पहले 2 लेक्चर में हमारा क्या छूटा है और हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बताया। ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो बायोलॉजी के थे हमने सारे टर्म के बारे में देखा था। एंथ्रोलॉजी, एपिकल्चर, ये सारा आपका इंग्लिश में वन वर्ड में भी आता है और बायोलॉजी में भी आता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपने देखा। ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो हमने पहले लेक्चर में कवर किए थे। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद लिविंग क्या होती है इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। ठीक है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म के बारे में देखा। ठीक है। फिर हमने इसके बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने दी थी, ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस को कहते हैं, उन्होंने ये दी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया और इनके अंदर क्या क्या मेन लक्षण हैं ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है। इसके बाद हमने सेल के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है। सेल के साथ साथ प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, ये सारा हमने देखा था। इसके बाद हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इनके क्या क्या मेन फंक्शन है, सारी चीज़ें हमने पिछले उसमें डिस्कस करी थी। क्रोमोप्लास्ट, न्यूक्लियस, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सारी चीज़ें आप पिछले उसमें देख चुके हैं। ठीक है। इसके बाद क्रोमोज़ोम हर एनिमल में कितने हैं, हमारे अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, ये सारी जानकारी आपने पिछले लेक्चर में देखी। साथ साथ हमने कुछ डीएनए के बारे में, इसके बाद वाटसन और क्रिक ने जो स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था वो, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हमने आरएनए के बारे में देखा। ठीक है। आरएनए के साथ साथ हमने डीएनए आरएनए में क्या अंतर है, सेल डिवीज़न, माइटोसिस, मियोसिस, उनके क्या सिग्निफिकेंस हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। प्लांट सेल से संबंधित, प्लांट सेल नहीं, सेल बायोलॉजी से संबंधित कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, क्रॉसिंग ओवर, होमोलोगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, टोनोप्लास्ट, यूनिट मेम्ब्रेन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी चीज़ें आपने पिछले लेक्चर में देखी। इसके साथ साथ जेनेटिक्स, जो सर जॉन मेडल को, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उन्होंने कौन कौन से मेथड दिए थे जिससे चीज़ें चेंज होती हैं F1 और F2 जनरेशन में, उस सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। जिसमें आपने रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट क्या होती हैं इनके बारे में आपने जानकारी ली थी। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको मेरी समझ में आई। अगर जेनेटिक्स की बात किया जाए तो मान लीजिए ये आपका डबल R लिखा गया है और ये छोटा r लिखा गया है, तो इसका मतलब ये डबल R जो है ये आपका डोमिनेंट ट्रेट है, जिससे गैमेट R आएगा और इस वाले से आपका गैमेट क्या आएगा, R। जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो आपकी पहली जनरेशन जो बनेगी वो RR बनेगी, जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्रॉसिंग हुई है क्योंकि आपने छोटे वाले को बड़े वाले से जब क्रॉस किया तो आपको RR हाइब्रिड क्रॉस मिला। ये F1 जनरेशन का है। लेकिन जैसे ही आप RR और RR को क्रॉस करते हैं, मतलब 2 हाइब्रिड वैरायटी है, ये नट पूरा टोटली राउंड है, इसके अंदर कुछ पार्ट आपको छोटे के भी मिलेंगे, तो इनसे आपको 2 गैमेट मिलेंगे, एक राउंड के और एक उसके। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको इन वाले से 2 गैमेट मिलेंगे और जब आप इनका क्रॉस करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि जब F2 जनरेशन आएगी हम लोगों की, जब हमारे हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो अब आपको एक पूरा राउंड मिलेगा, एक पूरा स्मॉल मिलेगा और बाकी 2 आपको क्या मिलेंगे, हाइब्रिड। तो इसे हम लोग कहते हैं 1:2:1। ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ
कि मेरे को 3 तो राउंड मिले, 3 मेरे को बिग वाले मिले और 1 मेरे को छोटा मिला, मतलब 3:1 राउंड और छोटे में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 पेरेंट हों और दोनों मतलब कि प्योर हों, प्योर डोमिनेंट हों, तो इनसे जो F1 जनरेशन मिलेगी उसमें आपको, मान लीजिए इसको मैं राउंड बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल, ठीक है। तो आपके राउंड जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, तो जो आपको पहला F1 जनरेशन मिलेगा उसमें सब आपको जितने भी प्लांट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, राउंड। कभी भी बड़ा आर और छोटा आर लिखा जाता है, तो जो बड़ा आर है वो होता है आपका डोमिनेंट और जो छोटा आर होता है वो होता है आपका रिसेसिव। ये सारी चीज़ें आपने पिछले उसमें देखी थी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको आर आर और वाई वाई दिया है, ठीक है, तो इससे जो आपके गैमेट्स निकलेंगे वो आर वाई निकलेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 अलग अलग, राउंड और येलो, 2 अलग अलग क्वालिटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे, और ये हो गया हमारा क्या, डाई हाइब्रिड। अब 2 वैरायटी की बात हो रही है तो डाई हाइब्रिड, और अगर केवल आर आर की बात करता तो मैं इसको बोलता हाइब्रिड या सिंगल हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब होता है जो दोनों से मिलके बना हो, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? तो बोला जाता है कि अगर हमारे पास राउंड और येलो और रिंकल और रेड अगर मिलते हैं तो ये हो गया हमारा राउंड और येलो। इसका मतलब राउंड आपका डोमिनेंट ट्रेट है और येलो आपका डोमिनेंट ट्रेट है, और रिंकल और रेड ये आपके रिसेसिव ट्रेट हैं। तो इससे आपको आर आर वाई वाई, इसका मतलब पहली जनरेशन आपको क्या मिलेगी, राउंड और येलो ही मिलेगी, F1 आपको क्या मिलेगी, राउंड और येलो। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी F2 जनरेशन कैसे बनेगी? इसकी F2 जनरेशन के लिए ही हमें ध्यान रखना है, जब भी डाई हाइब्रिड होता है तो आर आर वाई वाई के आपके गैमेट कौन कौन से निकलेंगे, एक आर वाई निकलेगा, एक आर वाई निकलेगा, एक आर वाई निकलेगा और एक आर वाई निकलेगा। ये 4 गैमेट आपके निकलेंगे और इससे आपको 9:3:3:1 का अनुपात मिलेगा, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगल हाइब्रिड अगर आप करते हैं, सिंगल हाइब्रिड अगर आप करते हैं तो आपको 3:1 मिलता है, और डबल हाइब्रिड आप करते हैं तो आपको 9:3:3:1 मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें देखी। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में क्या मेल क्रोमोसोम होते हैं, क्या फीमेल क्रोमोसोम होते हैं, और उससे कैसे हमारे चिल्ड्रन के अंदर करेक्टरिस्टिक आते हैं, इनके बारे में आपने जानकारी दी। इसके अलावा आपने क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ बीमारियां, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, डाउन, पटाऊ, सिकल सेल एनीमिया, देखिए ये सब जितने भी हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी आपकी सेक्स लिंक डिजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब हम लोगों के जो 23 क्रोमोसोम हैं उसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 23वां पेयर होता है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ये सब चीज़ें आपने पीछे पढ़ चुकी हैं, आप एक बार चाहें तो इसे रिवाइज़ कर सकते हैं। और लास्ट में जब लेक्चर ख़त्म होने वाला था दूसरा, तब हमने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसमें हमने होमोलोगस, एनालोगस, वेस्टिजियल, फॉसिल और आर्कियोपेट्रिक्स के बारे में हमने जानकारी ली। इसके साथ साथ एवोल्यूशन की कुछ थ्योरी के बारे में हमने देखा, जिसमें लीनियस, लेमार्क और डार्विन ने क्या क्या थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, फिलोसफिक जूलॉजिक, एक किताब लेमार्क के द्वारा, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी देखी। तो आज का लेक्चर आपका प्लांट किंगडम से संबंधित है। प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम मतलब आज आप लोग बोटेनी के बारे में पढ़ेंगे। बोटेनी मतलब होता है अ स्पेशल साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो आज हम लोग बोटेनी के बारे में देखेंगे। तो बोटेनी के लिए देखिए इन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है और लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी उसको मैं एक बार दोहराऊंगा, तो आपको पूरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा जोर दूं उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा।
तो इन्होंने सबसे पहले बोला है कि ट्रीज़ और प्लांट की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोटैनी। फादर ऑफ बोटैनी किसे कहते हैं, थियोप्रेस्टस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। थियोप्रेस्टस कौन है, फादर ऑफ बोटैनी। आगे आइए, जब आप बोटैनी प्लांट के उसमें आए तो उसका क्लासिफिकेशन किया गया, और वो क्लासिफिकेशन किसने किया, इक्लर ने। अब इक्लर ने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन जब किया तो उसने ये बोला कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर सीड नहीं है, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर सीड्स होंगी। तो जिनके अंदर सीड नहीं है उन्हें हम क्रिप्टोगैमी के नाम से जानते हैं, और जिनके अंदर सीड होती है उन्हें हम फेनेरोगैमी के नाम से जानते हैं। ये दोनों टर्म इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो सीड्स हैं उन्हें हम 3 भाग में और डिवाइड कर सकते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये तीनों टर्म जो हैं वो आपके क्रिप्टोगैमी से रिलेटेड हैं। इनका मतलब इनके अंदर सीड नहीं होती। अब जब आप फेनेरोगैमी में आएंगे तो इसमें आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसका मतलब इन दोनों के अंदर सीड होती है। आगे चलेंगे तो जिम्नोस्पर्म के अंदर मोनोकॉट और डाइकॉट, ये 2 प्रकार आपको मिलते हैं। और यहाँ पे थैलोफाइटा के अंदर आपको एल्गी और फंगी मिलता है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने अभी तक क्या समझा, आपने अभी तक यही समझा कि जिनके अंदर सीड नहीं होती है उन्हें क्रिप्टोगैमी कहते हैं, और जिनके अंदर सीड होती है उन्हें फेनेरोगैमी। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, क्रिप्टोगैमी के 3 प्रकार ये हैं, जिसमें से थैलोफाइटा को एल्गी और फंगी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, और फेनेरोगैमी को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड करेंगे, जिसमें एंजियोस्पर्म मोनोकॉट और डाइकॉट होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अब आते हैं हम लोग क्रिप्टोगैमी पे और इसे समझते हैं। तो क्रिप्टोगैमी के अंदर देखिए पहले क्या लिखा है, देयर इज़ नो फ्लावर एंड सीड इन दिस प्लांट। इनके अंदर कोई फ्लावर और सीड नहीं होती। उसके बाद इन्हें हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले थैलोफाइटा लिया, और थैलोफाइटा को इन्होंने बोला प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है ये आपको याद रखना है। थैलोफाइटा इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। आगे देखिए, द बॉडी ऑफ प्लांट इन दिस ग्रुप इज़ थैलस टाइप, मतलब प्लांट आर नॉट, मतलब थैलस टाइप जब लिखा गया है तो इसका मतलब इनके अंदर जो प्लांट हैं वो रूट, स्टेम और लीव की में डिफ्रेंशिएट या मतलब पार्टीशन उनका नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सीड नहीं है, ठीक है। तो रूट, स्टेम और लीव के अंदर इनका पार्टीशन नहीं होता है, इसीलिए इन लोगों का जो प्लांट का बॉडी टाइप होता है वो कैसा होता है, थैलस टाइप, इसीलिए इसे थैलोफाइटा कहा जाता है, ठीक है। देयर बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। तीसरा, इनके अंदर कोई कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होती, मतलब जाइलम और फाइलम इनके अंदर नहीं होता। आगे इन्होंने बोला इसके 2 प्रकार हैं थैलोफाइटा के, एल्गी और फंगी। और एल्गी और फंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे उसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक आपको आ गया। आगे देखिए, एल्गी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, पहला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, एल्गी जो है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसका मतलब ये ऑटोट्रॉपिक मोड करता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं या खाने पीने की वो प्रक्रिया जो वो खुद से बनाए, जैसे प्लांट्स होते हैं। तो ये इनके अंदर क्लोरोफिल होने के कारण एल्गी के अंदर ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। दूसरा, इनकी बॉडी थैलस टाइप होती है, मतलब बॉडी डिफ्रेंशिएट या चेंज नहीं होती रूट, स्टेम और लीव में। और दूसरा, ये यूनिसेलुलर, कोलोनियम और फिलामेंटस, तीनों प्रकार से आपके एल्गी पाए जाते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, कोलोनियल मतलब कि गुच्छे में, और फिलामेंटस मतलब इनके अंदर फिलामेंट्स निकले रहते हैं। आगे आते हैं हम लोग एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर फूड की बात करें तो आपको नॉस्टॉक और लेमिनेरिया, ये 2 नाम याद रखने हैं एल्गी के, जो फूड की तरीके से इस्तेमाल होते हैं। आगे आइए, अगर मैं मैन्योर की बात करूं तो आपको नॉस्टॉक और एनेबेना, ये 2 नाम याद रखने हैं एल्गी के, जो मैन्योर या खाद के रूप में इस्तेमाल होते हैं। आगे आइए, मेडिसिन, क्लोरेलोलिन जो मेडिसिन बनती है वो क्लोरेला एल्गी से बनती है। और टिंचर आयोडीन, जो आपका आयोडीन चोट लगने पे लगाते हैं, वो आपका किससे बनता है, लेमिनेरिया से। याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोरेला और लेमिनेरिया। आगे आइए, आगे ये बोल रहा है कि अगर हम रिसर्च वर्क पे जाएं तो रिसर्च वर्क में आपके क्लोरेला एसिटेबुलेरिया के ऊपर अभी भी स्टडी चल रही है, ठीक है।
तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एल्गी के कौन कौन से नाम हैं जो फूड की तरीके से इस्तेमाल होते हैं, खाद की तरीके से इस्तेमाल होते हैं और मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि क्लोरेला जो है, ये जो क्लोरेला है इसे स्पेस एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे जो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में चले जाते हैं वो इन्हीं एल्गी की मदद से न्यूट्रिशन या प्रोटीन लेते हैं। तो इसीलिए स्पेस एल्गी के रूप में कौन मशहूर है? क्लोरेला। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत एल्गी में? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे आते हैं फंगी पे। फंगी की स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी को कहते थे, पहला पॉइंट। दूसरा, फंगी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, फंगी इज क्लोरोफिल लेस, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। और अगर हमारे फंगी का जो एक्यूमुलेटेड फैट जो है, जो उसके अंदर जमा हो जाता है फंगी में, वो किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो एक्यूमुलेटेड फैट इन फंगी रिमेन्स एज ग्लाइकोजन। फंगी के अंदर जो एक्यूमुलेटेड फैट या जो फूड आ रहा है वो फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर हो रहा है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। आगे आइए, अगली चीज़ आपको यह याद रखनी है कि फंगी की सेल वॉल, फंगी की जो सेल वॉल है, बाहरी परत जो होती है सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है? चिटिन की। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, चिटिन, ठीक है। आगे देखिए, फंगी में क्रिएट सीरियस डिजीजेज इन प्लांट। फंगी के कारण प्लांट में बहुत सी डिजीज़ देखने को मिलती है, जिसमें से सबसे मेन डिजीज़ कौन सी है? रस्ट एंड स्मट। रस्ट एंड स्मट ये कौन सी डिजीज़ है? फंगल डिजीज़ है। किसमें? प्लांट में। आगे आइए, अब देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है और वो नाम आपको याद रखने हैं। जैसे वाइट रस्ट किस में है? क्रूसीफर में है। लूज स्मट की बीमारी, फंगल डिजीज किस में है? वीट में। रस्ट ऑफ वीट भी कह सकते हैं इसे। अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट जो है वो पोटैटो में देखने को मिलता है, फंगल डिजीज़। टिक्का डिजीज़ जो आपको किस में देखने को मिलता है? ग्राउंड नट में देखने को मिलता है। और आपका वार्ट, WART, वार्ट डिजीज़ किस में देखने को मिलता है? पोटैटो में। इसके अलावा आपको लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट ये भी आपको किस में देखने को मिलता है? पोटैटो में। तो यहाँ पे आपको 3-4 नाम याद रखने हैं। एक, माइकोलॉजी याद रखना है, ग्लाइकोजन याद रखना है, चिटिन समझना है क्या होता है, रस्ट एट स्मट समझना है क्या होता है, उसके बाद लूज स्मट, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, टिक्का, और शुगर कैन में आपका क्या होता है? रेड रॉट। ये कुछ बीमारियां हैं फंगल डिजीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। आगे आइए, थैलोफाइटा आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा पे। दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट। जितने भी मतलब कि ज़मीन के ऊपर जो प्लांट हैं उनका पहला ग्रुप कौन सा है? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा इतना विशाल है कि इसके अंदर 25,000 नई नई प्रजातियाँ या स्पीसीज प्लांट की पाई जाती हैं। दूसरा, ब्रायोफाइटा के अंदर भी जाइलम और फाइलम नहीं होते और एल्गी के अंदर भी नहीं होते थे, ठीक है। प्लांट बॉडी में भी थैलस टाइप, थैलस लाइक एंड लीफी स्ट्रक्चर एज इन मॉस। इसके अंदर भी आपकी प्लांट बॉडी किस टाइप में होगी? थैलस टाइप में होगी। और मॉस की तरीके से, मॉस भी एक प्लांट का ही किंगडम का ही एक पार्ट है, उस तरीके का लीफी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब इन्होंने बोला है कि ये थैलस टाइप है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई भी रूट, स्टेम और लीफ नहीं रहेंगे। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। और सबसे लास्ट, ब्रायोफाइटा जो है वो एम्फीबियन कैटेगरी, एम्फीबियन मतलब जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सके, तो ये प्लांट की एम्फीबियन कैटेगरी है। कौन सी? ब्रायोफाइटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आगे आइए, तो मॉस को आप ब्रायोफाइटा में डाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द मॉस नेमली स्फागेनम इज कैपेबल ऑफ सोकिंग वाटर 18 टाइम्स एट इट्स ओन वेट, देयरफॉर गार्डनर यूज इट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइंग वाइल टेकिंग द प्लांट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए, ये जो आपका स्फागेनम करके जो मॉस है, जो ब्रायोफाइटा में आपको देखने को मिला, ये इसके अंदर वाटर सोकिंग मतलब वाटर को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो ये गार्डनर के लिए बहुत ही क्या है? हेल्पफुल है। इसके साथ साथ ये फ्यूल के रूप में और एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको ब्रायोफाइटा में और थैलोफाइटा में? और ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? क्रिप्टोगैमस प्लांट के। क्रिप्टोगैमस प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? वो प्लांट
जिनकी अपनी सीड नहीं होती, और थैलस टाइप का मतलब होता है जिनका ट्रू रूट स्टेम ये सब ना हो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आ गया? ये टेरिडोफाइटा पे। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर मोस्टली फाउंड इन वेट सैडी प्लेसेस, फॉरेस्ट एंड वाटर। तो पहला पॉइंट तो आपको ये पता चल गया कि वेट सैडी प्लेस, गीली जगहों पे, फॉरेस्ट और माउंटेन पे ये पाए जाते हैं। दूसरा, द बॉडी ऑफ प्लांट आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, स्टेम्स रिमेन्स एज नॉर्मल राइजोम। इसके अंदर आपके जो बॉडी प्लांट होते हैं वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। इसका मतलब इनके अंदर थैलस टाइप आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखिए, आगे ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है आपका, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर के माध्यम से होता है या स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया भी आपका किस में आ जाएगा? टेरिडोफाइटा में आ जाएगा। और स्पोरेंजिया में रिप्रोडक्शन कौन से माध्यम से होता है? स्पोर के माध्यम से। आगे देखिए, इसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, इसका मतलब जाइगोट फॉर्मेशन भी इसके अंदर होगी टेरिडोफाइटा में। आगे आइए, प्लांट ऑफ दिस कम्युनिटी हैव कंडक्टिंग टिश्यू। देखिए इनके अंदर आपको जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू भी मिलेंगे, बट जाइलम डज नॉट कंटेन्स वेसल एंड फाइलम डज नॉट कंटेन कंपेनियन सेल। जाइलम और फाइलम मिलेंगे तो, लेकिन उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे जाइलम का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वेसल, और फाइलम का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कंपेनियन सेल्स। इन चीज़ों की उसके अंदर कमी रहेगी। एग्जाम्पल में आप बस एक नाम याद रख लीजिए इसमें, एक तो आप स्पोरेंजिया याद रखिएगा और दूसरा यहाँ पे फर्न्स और एजोला। फर्न्स और एजोला जो है ये प्लांट कौन से में आते हैं? टेरिडोफाइटा में। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आगे आइए, अब आते हैं हम लोग फेनेरोगैमी पे। और देखिए फेनेरोगैमी के बगल में इन्होंने लिखा है फ्लोरल प्लांट। फ्लोरल मतलब जिनके अंदर फूल खिले, और फूल खिले मतलब दीज प्लांट्स कंटेन सीड्स। अब सीड्स हैं तो आइए समझते हैं इसको क्या लिखा है। All the plant in this group have flower, fruits and seeds, and the plant in this group can be classified into two group, gymnosperm और angiosperm। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किसके उदाहरण हैं? फेनेरोगैमी के। आइए अब जिम्नोस्पर्म पे। These plants are in the form of trees and bushes. Plant body are differentiated into stem and leaves। इसके अंदर सारी प्लांट बॉडी जो है वो ट्रू रूट, स्टेम और लीव में चेंज हो जाती है। दूसरा, प्लांट जो हैं वो वुडी रहते हैं, लकड़ी, पेरेनियल मतलब बहुत समय तक चलते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके रूट्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड रहते हैं, और पॉलिनेशन किसके माध्यम से होता है? एयर के माध्यम से होता है। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिससे मेल और फीमेल गैमेट जो हैं उनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। आगे आइए, द लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का लॉन्गेस्ट प्लांट कौन सा है? याद रखिएगा ये नाम, सिक्युआ गाइगेंटिया। ये आपको किस में देखने को मिलेगा? जिम्नोस्पर्म का ही ये पार्ट है। तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और टॉल होते हैं। आगे, दिस इज कॉल्ड रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में इस टाइप के प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, इस कैटेगरी का स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है? पिग्मिया। पिग्मिया बस नाम याद रखिए, जेमिया पिग्मिया। आगे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। कुछ लिविंग फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं साइकस और गिंको। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, साइकस और गिंको जो लिविंग फॉसिल्स हैं और जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। आगे आइए, लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम आपको पता चल गया। आगे आइए, ओव्यूल्स एंड एंथर ऑफ साइकस। साइकस जो एक लिविंग फॉसिल है उसके ओव्यूल और एंथर जो हैं वो सबसे लार्जेस्ट हैं। सबसे बड़े आपको ओव्यूल्स और एंथर देखने को इसमें मिलेंगे। ओव्यूल फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथर मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो आपको जिम्नोस्पर्म में इतना समझ में आ गया होगा कि इसके प्लांट जो हैं इनके अंदर ट्रू रूट लीफ पाई जाती है। दूसरा, ये ट्रीज़ और बुशेज और बहुत ही टॉल होते हैं। तीसरा, इनके अंदर पॉलिनेशन एयर के माध्यम से होता है। चौथा, सबसे बड़ा प्लांट किंगडम का लॉन्गेस्ट प्लांट इसी कैटेगरी में आता है जिसे सिक्युआ गाइगेंटिया कहते हैं। अगला, कुछ लिविंग फॉसिल्स साइकस और गिंको जो हैं वो जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। और आपके साइकस का ओव्यूल और एंथर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है या लार्जेस्ट होता है प्लांट किंगडम में। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे आइए।
अब आते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म के कुछ उदाहरण पे और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहले तो फूड पे आइए। तो फूड के लिए आपको समझना है कि सागो करके जो है ये आपको इज मेड फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग द जूस फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ साइकस। साइकस से आपको क्या मिलता है? फूड, सागो। ठीक है, तो इसीलिए साइकस को हम लोग सागो पाम भी कहते हैं। याद रखिएगा, साइकस एक लिविंग फॉसिल भी है और जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। आगे आइए वुड पे। तो वुड जो है पाइन करके जो आपका प्लांट है, और सिकुआ और देवदार, ये सारे प्लांट आपके डेसिडुअस में आते हैं। ये सब के सब आपके फर्नीचर बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, तो पाइन का आप समझ गए होंगे, आप सिकुआ भी आप समझ गए होंगे, और देवदार भी आप समझ गए होंगे। सारे डेसिडुअस प्लांट है, पतझड़ टाइप के, और इनकी लकड़ियों से आपके फर्नीचर बनते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग वेपर ऑयल पे। तो आपको इतना समझना है कि जो तारपिन करके आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये कौन सी ट्री से निकलता है? पाइन ट्री, जो किसका उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म का। इसके बाद सिड्रस करके जो ऑयल है, ये आपका देवदार ट्री से निकलता है, और आगे वाला आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जूनिपेरस का। बस तारपिन और सिड्रस समझिए। सिड्रस ऑयल आपका देवदार से निकलता है, और तारपिन ऑयल आपका किससे निकलता है? पाइन ट्री से। ठीक है, वुड के लिए भी आपका पाइन, सिकुआ और देवदार इस्तेमाल होता है, और फूड के लिए आपका जो सागो पाम है वो आपका साइकस से मिलता है। इसके बाद आइए आप टैनिन पे। ये आपका इंक या टैनिंग के इस्तेमाल तो ये टैनिंग जो है आपका, ये लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, लेदर बनाने के इस्तेमाल में होता है। तो ये टैनिन जो है वो भी आपको कहाँ से मिलता है? जिम्नोस्पर्म से। आगे आइए रेजिन पे। रेजिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम केमिकल प्लांट्स विच आर मेकिंग फॉर पॉलिश और पेंट। तो ये रेजिन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? पॉलिश और पेंट में। आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में पूरी जानकारी पता चल गई होगी कि कौन कौन से मेन ऑयल हैं, कहाँ का वुड, कौन कौन से वुड इस्तेमाल होते हैं जिससे फर्नीचर बनता है, कौन सा फूड है, कौन सा रेजिन है, और टैनिन क्या है। इतनी चीज़ें आप समझ गए तो आपको जिम्नोस्पर्म में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे आइए, आगे आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को देखिए, इस ग्रुप में सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स। इसके अंदर सीड्स जो हैं वो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म जो आपने पढ़ा था, ठीक है, इन दिस प्लांट्स द सीड ग्रुप्स या सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स। इसके अंदर जो आपके बीज हैं वो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, और सीड बियरिंग तो होता ही है। दूसरा, इनके अंदर भी आपके रूट, लीवर, फ्लावर, सीड जो हैं वो वेल डेवलप्ड रहते हैं। अगला हमें यह समझना है कि एंजियोस्पर्म को दो भाग में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोटिलिडन्स। एंड दिस कोटिलिडन्स, अगर एक कोटिलिडन हुआ मोनोकॉट और दो हुए तो डाइकॉट। तो अगर आपके सीड्स में केवल एक ही कोटिलिडन है तो वो हो गया मोनोकॉट, और अगर दो हैं तो डाइकॉट। तो मोनोकॉट में आपको क्या याद रखना है? देखिए, होता यह है कि यहाँ के जो ये वर्ड हैं इनका कभी कभार आपको समझ लेना है। तो लीलियाक में गार्लिक लगा हुआ है, और लिक, तो इसका मतलब लीलियाक के गार्लिक और ऑनियन किसकी कैटेगरी है? मोनोकॉट की। इसके बाद पामे में आप पाम ट्री, कोकोनट, ये सब समझिएगा। और ग्रामिनेक मतलब ग्राम्स, और ग्राम्स आपके कौन कौन से हैं? वीट, मेज, राइस, बाजरा, यही सब आपके ग्राम हैं। तो ये तीन फैमिली हैं जो आपकी किस में आती हैं? मोनोकॉट में आती हैं। लीलियाक गार्लिक से संबंधित है, पाम किससे संबंधित है? आपका डेट ट्री, कोकोनट ट्री, पाम ट्री, और ग्रामिनेक जो आपके ग्राम से संबंधित है, और ग्राम्स में आपके सारे अनाज आ जाएंगे, वीट, राइस, बाजरा, ओट, ये सब। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आगे आइए डाइकॉट पे। डाइकॉट के अंदर आपको दो कोटिलिडन मिलते हैं, और इसके अंदर आप देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सोलंकी हैं, इनके अंदर आपको पोटैटो, ब्रिंजल और टोमेटो, ये किसके एग्जाम्पल हैं? सोलंकी फैमिली के, और ये आपके डाइकॉट हैं एंजियोस्पर्म के। आगे देखिए, लिग्यूमिनस प्लांट से संबंधित होते हैं जो रूट के अंदर पाए जाते हैं। तो इनके अंदर आपको बबूल, लाजवंती और टेमरिन, और सारे के सारे पल्स क्रॉप।
पल्स क्रॉप जितने भी हैं वो सब ल्यूमिनेक के उदाहरण हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे आपको क्रूसीफेरी समझना है, जिसके अंदर आपको रेडिस, टर्निप और मस्टर्ड, ये 3 प्लांट जो हैं वो आपके क्रूसीफेर से संबंधित हैं। यहाँ तक आप समझ गए? कोई दिक्कत? मेलन वेलन जो है आपका, मेलन, वाटरमेलन, ये आपका कुकुरबिटेक से संबंधित है। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझिए, लीलैक, पाम और ग्रामिनेक, क्रूसीफर, लिग्यूमिन, सोलंके और आपके स्ट्रॉबेरी, एप्पल और डायमंड वाला रोजैक। ये नाम आप थोड़ा सा बस याद रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है? एग्ज़ाम देखकर, उनके पिछले पेपर देखकर आप इतना अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें कौन से चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और कौन से उस चैप्टर को अलग से पढ़ना है। लेकिन प्लांट किंगडम की सारी चीज़ों के 1 या 2 क्वेश्चन आपको कभी ना कभी वो डाल के दे देते हैं, जिसमें लड़के फंसते हैं। तो आपका काम यही है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहली बार तो सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, और दोबारा में जब आप एग्ज़ाम की तरफ तैयारी करते हैं तो आप केवल उन्हीं चीज़ों को के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ज्ञान अर्जित करना और किसी एग्ज़ाम को निकालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए एकदम डायरेक्टेड पढ़ाई करनी होगी। आपको ये समझना होगा कि मुझे कौन से टॉपिक कौन से एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ने हैं और कौन से एग्ज़ाम में कम पढ़ने हैं। ठीक है, आगे आइए। अब आते हैं हम लोग वायरस पे, और वायरस को समझते हैं। आपने एल्गी देख लिया, फंगी देख लिया, अब आइए वायरस पे। तो वायरस के लिए लोग बोलते हैं कि वायरस की स्टडी जो है उसे हम वीरोलॉजी कहेंगे, और वायरस को सबसे पहली बार जिसने डिस्कवर किया था उसने टोबैको मोज़ाइक वायरस, या उसने टेस्ट ऑफ मोज़ाइक डिजीज़ ऑन टोबैको के ऊपर जो मोज़ाइक डिजीज़ थी उससे इसने इसका निकाला था, और साइंटिस्ट का नाम था इवानोव स्काई साइंटिस्ट का नाम था, जिसने पहली बार वायरस की खोज करी। और कौन से माध्यम से करी? जब उसने टोबैको पे मोज़ाइक डिजीज़ देखा। आगे देखिए, ये वायरस के कीटाणु जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अगर कोई लिंक है जो इन दोनों को जोड़ता है, एक निर्जीव और एक सजीव वस्तु को, तो वो हो गया आपका वायरस। और लिविंग और नॉन लिविंग की लिंक मतलब ये हुआ कि वायरस के अंदर आपके नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद हैं और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक आपको समझना है, वीरोलॉजी समझना है, और मोज़ाइक डिजीज़ टोबैको से इवानोव-स्काई ने जो इम्पोर्टेंट किया, जो डिस्कवर किया, वो समझना है। अब आते हैं हम लोग कुछ कैरेक्टर्स पे जो आपको समझना है। पहला, जब ये लिविंग सेल के अंदर आते हैं तो ये अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, ऐसे ये नॉन लिविंग की तरह रहेंगे, और इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत तेज़ है, ये अपने आप को बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगला, बैक्टीरिया और फंगी जिस टाइप से डिजीज़ देते हैं उसी टाइप से आपके वायरस भी डिजीज़ देता है। ठीक है, आगे आइए। अगर मैं प्लांट वायरस की बात करूं तो उनके अंदर आरएनए प्रेजेंट रहता है। एनिमल वायरस की बात करूं तो डीएनए और आरएनए दोनों रहते हैं। और बैक्टीरियोफेज, ये भी आपका एक वायरस है, दे डिपेंड ओनली ऑन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज टाइप जो है वो केवल किस पे डिपेंड रहता है? बैक्टीरिया पे, और ये बैक्टीरिया को किल करने के इस्तेमाल में भी आता है। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज ही एक ऐसा उदाहरण है वायरस का जिसके अंदर आपको डीएनए भी देखने को मिलेगा। एनिमल वायरस में तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपके बैक्टीरियोफेज में भी आपको डीएनए देखने को मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ मेन बीमारियाँ हैं जो आपको समझनी है, तो वो बीमारियाँ क्या क्या हैं? मम्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, हर्ब्स, ये सारी बीमारियां आपके किससे संबंधित हैं? वायरस से संबंधित हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज जो हमने पढ़ा था, फिर से इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल करने के काम में आते हैं, और इसका उदाहरण क्या है? टोबैको मोज़ाइक वायरस, जिसको सबसे पहली बार स्टडी किया था कौन से साइंटिस्ट ने? इवानोव-स्काई ने। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, अब देखिए,
दोज वायरसेस इन विच आरएनए सब्सटेंस, ऐसे वायरस जिनके अंदर केवल आरएनए पाया जाए उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस पूछता है तो आपको पता होना चाहिए ऐसे वायरस जिनके अंदर मेन सब्सटेंस क्या हो, आरएनए। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। तो अगला जो टॉपिक है वो है हम लोगों का बैक्टीरिया। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में आपको ये पता होना चाहिए कि ये खोज किसने करी, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, पहली चीज़। जिसे हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मतलब जो बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं उनके पिता के रूप में हम किसे जानते हैं, ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, रॉबर्ट कोच डिस्कवर द बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को करने वाले बैक्टीरिया की खोज किसने करी, रॉबर्ट कोच ने। लुईस पास्चर, लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने रेबीज की वैक्सीन और मिल्क का पास्चराइजेशन, मिल्क को जो गर्म करते हैं, ठीक है, वो वाली जो प्रोसेस है उसे पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क कहते हैं, उसकी खोज किसने करी, लुईस पास्चर ने। यहाँ तक दिक्कत आपको? 3 नाम आपने अभी तक देखे, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, रॉबर्ट कोच और लुईस पास्चर। आगे आइए, अगर हम बैक्टीरिया की साइज की बात करें, शेप की बात करें कि वो कौन सी आकृति में रहते हैं, तो आपको बैसिलस, राउंड, कॉमा और स्पाइरलम। स्पाइरलम मतलब ये स्प्रिंग शेप का होगा या स्पाइरल शेप का होगा, कॉमा मतलब इस शेप का होगा, राउंड मतलब इस शेप का होगा और बैसिलस मतलब रॉड इस शेप का होगा। तो आपके इन टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें रॉड शेप को हम लोग बैसिलस कहते हैं, इसको राउंड शेप, कॉमा को हम लोग क्या कहते हैं, विब्रियो, याद रखिएगा, और स्पाइरलम। ये कुछ 4 शेप हैं जिस शेप में आपकी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आगे आइए, सम स्पीसीज ऑफ एजेटोबैक्टर, एजोरोस्पाइलम एंड क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया लिव्स फ्रीली इन द सॉयल एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो ये काम कौन से बैक्टीरिया का है, एजोटोबैक्टर, ये नाम याद रखिएगा, और क्लोस्ट्रीडियम, ये 2 नाम आपको हमेशा याद रहने चाहिए। आगे आइए, एनाबेना एंड नॉस्टोक साइनोबैक्टीरिया, ये 2 और बैक्टीरिया हैं, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉयल, ये सॉयल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? तो आपको कुछ नाम पता चल गए कौन कौन से, एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम लिव फ्रीली इन द सॉयल एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और यहाँ पे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉयल। कोई दिक्कत आपको? आगे आइए, द स्पीसीज ऑफ राइजोबियम, राइजोबियम आपको याद रखना है। द स्पीसीज ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, हमारे जो रूट्स होते हैं कुछ प्लांटों के, उनके अंदर ये वाले राइजोबियम उनके रूट्स में पाए जाते हैं। एंड दे आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड, इनका भी काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का है। ठीक है, तो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, एनाबेना, साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम, ये कुछ नाम आपको पता रहने चाहिए। आगे आइए, टू प्रिजर्व द मिल्क, अगर हमें अपने मिल्क को प्रिजर्व करना है तो हमें पास्चराइजेशन करना होगा, और पास्चराइजेशन 2 तरीके से होता है। पहला, जब मिल्क को आप 62.8 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट तक बॉईल करें, इसे कहेंगे हम लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। ठीक है, और जब इसी को आप 71.7 डिग्री तक 15 सेकंड के लिए बॉईल करें तो इसे कहेंगे हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर 71.7, शॉर्ट टाइम 15 सेकंड, और यहाँ पे लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड 62.8 30 मिनट। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क की खोज किसने करी थी, लुईस पास्चर ने। आगे आइए, इन लेदर इंडस्ट्री सेपरेशन ऑफ हेयर एंड फैट फ्रॉम लेदर इज डन बाय बैक्टीरिया, हमारी टैनिंग ऑफ लेदर आपने अभी पीछे पढ़ा था, उसके अंदर भी बैक्टीरिया का काम होता है टैनिंग के प्रोसेस में। ठीक है, पिकल सिरप इज केप्ट इन सॉलिड और इन डेंस लिक्विड ऑफ ए शुगर सो दैट इन केस ऑफ बैक्टीरियल अटैक बैक्टीरिया गेट प्लाज्मोलाइज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। हमें ये बोलते हैं, आप देखे होंगे कि अचार और पिकल जो हैं उन्हें एक कंटेनर में
कुछ लिक्विड के अंदर उन अचारों को रखा जाता है। ये जो हमारे वाटर या जो भी कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड डाला है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड कर देते हैं। प्लाज्मोलाइज्ड और प्लाज्मोलाइसिस जो होता है ये आपके रेड ब्लड सेल में भी देखने को मिलता है। इसके अंदर वाटर जो है वो आपका वाटर बैक्टीरिया में से पूरा का पूरा निकल जाएगा और बैक्टीरिया पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए आप कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के काम में आता है जब हम पिकल और सिरप को किसी डेंस लिक्विड या सॉल्ट में या किसी शुगर सॉल्यूशन में डालें। ठीक है, देयरफॉर पिकल डू नॉट गेट स्पॉइल्ड सून, कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कभी कभार आप देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज की सुविधा दी जाती है। तो कोल्ड स्टोरेज मतलब लो टेम्परेचर पे चीज़ें रखी जाती हैं ताकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म मर जाए। आगे आइए, माइकोप्लाज्मा में आपको ये समझना है सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले एग्जिस्टेंस थे, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल बाद में आए। प्रोकैरियोटिक सेल की अपने खुद के फंक्शन हैं, ठीक है, और इनके अपना सेल वॉल नहीं होती। ये सब कुछ डिफरेंस थे जो हमने पीछे पढ़े थे। तो अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया। माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी चीज़ में? तो बैक्टीरिया के केस में आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी चीज़ों से बना हुआ है उनके बारे में अध्ययन करना। तो देखिए, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर जितने पार्ट हैं वो कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं और उनके क्या क्या फीचर हैं, उसका जब आप स्टडी करोगे तो उसे मॉर्फोलॉजी करेंगे। मॉर्फोलॉजी के पार्ट कौन कौन से हो गए, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब। ठीक है, तो इनके बारे में जो स्टडी होगी उसे हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। आगे आइए, पहला, रूट्स इज़ द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जो पार्ट नीचे की तरफ जो प्लांट का डिसेंडिंग पार्ट है उसे हम कहेंगे रूट, विच डेवलप्स टू फ्रॉम रेडिकल। और ये किससे डेवलप होता है, रेडिकल से डेवलप होता है। ठीक है, तो रूट्स इज़ द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम किसमें, रेडिकल से आपका रूट निकलता है। रूट्स आर जनरली ग्रोज इन द सॉयल अवे फ्रॉम द लाइट। आपकी जो अर्थ की परत है उसके नीचे आपके रूट पाए जाते हैं, तो इसका मतलब दे ग्रोज इन द सॉयल अवे फ्रॉम द लाइट। आगे आइए, रूट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक टैप रूट और एक एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, याद रखिएगा, रूट दो प्रकार के होते हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। अब देखिए, टैप रूट की मॉडिफिकेशन, अगर कोनिकल फॉर्म है तो वो कैरेट में पाया जाता है, फ्यूजी फॉर्म है तो वो रेडिश में पाया जाता है, और नेपी फॉर्म है तो वो टर्निप में पाया जाता है। तो कैरेट, रेडिकल और टर्निप, इनके अंदर कौन कौन से टैप रूट पाए जाते हैं उनका नाम आपको पता रहना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, स्टेम, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट। जो लाइट की तरफ ग्रो करे उसे कौन सा प्लांट कहेंगे, स्टेम। इट डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल। जैसे ये रेडिकल से डेवलप होता है, ये किससे डेवलप होता है, प्लीम्यूल से। नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। आगे, द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की मॉडिफिकेशन देखते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, इसमें आपको पहले ट्यूबर मिलेगा जो किस में मिलता है, पोटैटो, इंपॉर्टेंट है ये। बल्ब किस में मिलेगा, ओनियन और गार्लिक में, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइजोम किस में मिलेगा, टर्मरिक और जिंजर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कॉर्म किस में मिलेगा, सेफ्रॉन में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको तीन नाम याद रखने हैं अंडरग्राउंड स्टेम की या स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, ट्यूबर, बल्ब और राइजोम, जिसमें ट्यूबर पोटैटो में पाया जाता है, बल्ब ओनियन गार्लिक में, और राइजोम टर्मरिक और जिंजर में। रूट की क्वालिफिकेशन, रूट के मॉडिफिकेशन और रूट्स के मॉडिफिकेशन के फॉर्म आपको पता चल गए। स्टेम किससे डेवलप हुआ है और स्टेम के कौन कौन से फॉर्म हैं ये आपको पता चल गया। आगे आइए लीफ पे। लीफ जो है वो ग्रीन कलर का होता है और इसका मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने का काम क्लोरोफिल के माध्यम से। आगे देखिए,
फ्लावर पे आइए। अगर फ्लावर को बोला जाए तो फ्लावर का पहला नाम आपको पता रखना है, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्शन करने वाला प्लांट पार्ट कौन सा है? फ्लावर। आगे देखिए, इन द फ्लावर कैलेक्स, कोरला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। किसी भी फ्लावर में 4 पार्ट पाए जाते हैं। ये चारों पार्ट आप समझिए, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और कोरोला। फ्लावर के अंदर ये 4 पार्ट पाए जाते हैं। आउट ऑफ दिस एंड्रोसियम, जो एंड्रोसियम है ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, और गाइनोसियम जो है वो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। ये चारों नाम आपको इम्पॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए, जो फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखिए, एंड्रोसियम, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज स्टेमिन एंड देयर आर 1 more स्टेमिन इन द एंड्रोसियम। पोलन ग्रेन आर फाउंड इन द एंथर। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि जो आपका एंड्रोसियम है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एंथर और स्टेमिन। ठीक है, तो आपको इतना समझना है कि एंड्रोसियम का पार्ट जो स्टेमिन है वो एंड्रोसियम में पाया जाता है, और जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जैसे मेल के अंदर स्पर्म्स होते हैं, वैसे ही हमारे मेल सेक्स ऑर्गन अगर प्लांट के तो उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं? एंथर में। और एंथर किसका पार्ट है? एंड्रोसियम का पार्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, गाइनोसियम, यूनिट ऑफ गाइनोसियम। अगर मैं गाइनोसियम की यूनिट की बात करूं, एंड्रोसियम की यूनिट कौन सी हो गई? स्टेमिन। गाइनोसियम की यूनिट कौन सी हो गई? कार्पल। और कार्पल 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो आपको ये पता चल गया होगा कि एंड्रोसियम की बात करें तो उसमें हमें एंथर और स्टेमिन देखने को मिलता है, और अगर गाइनोसियम की बात करें तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। और ये तीनों किसके पार्ट हैं? ये तीनों आपके पार्ट हैं कार्पल्स के। और कार्पल्स किसकी यूनिट है? कार्पल्स जो है वो आपके गाइनोसियम की यूनिट है। समझ गए आप यहाँ तक? कोई दिक्कत? मेल सेक्स ऑर्गन पता चल गए, फीमेल सेक्स ऑर्गन पता चल गए। आगे आइए आप पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन का मतलब समझिए, आफ्टर मैचुरेशन, एक उम्र के बाद जब मैचुरेशन एंथर की हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ रीचिंग द पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का पहुंचना, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल कर स्टिग्मा तक पहुंचना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन 2 प्रकार की हो सकती है। अगर एक ही प्लांट में खुद से दोनों में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में मौजूद हो तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर मेल सेक्स ऑर्गन किसी दूसरे में हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन किसी दूसरे में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, फर्टिलाइजेशन। पॉलन ट्यूब्स रीचेस द एग सेल आफ्टर एंटरिंग इनटू द ओव्यूल। देखिए, अब जो पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा तक पहुंच गया है, उसके बाद ये कहाँ पे पहुंचता है? ये एग सेल के माध्यम से ओव्यूल तक पहुंचता है। ठीक है, थ्रू ए पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि जो आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा था वो स्टिग्मा से अब कहाँ पहुँच गया? ओव्यूल में। आफ्टर दैट अ मेल न्यूक्लियस फ्यूज विद एग सेल। और जो ओवरी जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन का पार्ट है, उसके अंदर जो एग सेल है, ठीक है, उसके साथ हमारा मेल न्यूक्लियस क्या करता है? फ्यूज करता है। मतलब हमारा पॉलन ग्रेन क्या करता है? फ्यूज करता है। दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, और इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आपके पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन हो गया, और स्टिग्मा में पहुंचने के बाद ये जो है हमारे जो एग सेल हैं ओवरी में, वहाँ तक आपका पॉलन ग्रेन जाके फ्यूज जब होता है, और फ्यूज जब होगा तो उसी समय पे उस वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो जो आपका एग है, अब उसके अंदर पॉलन ग्रेन आ गए तो ये कौन सा एग हो गया? फर्टिलाइज्ड एग। और इसी फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। समझ गए आप? तो जाइगोट फॉर्मेशन हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए,
इन एंजियोस्पर्म द फर्टिलाइजेशन इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर इज इन अदर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स इट इज़ डबल फ्यूजन। ये बोल रहे हैं कि एंजियोस्पर्म के जो प्लांट हैं, प्लांट का जो किंगडम है, उसमें फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के माध्यम से होती है, और बाकी जितने भी प्लांट की कैटेगरी है उसके अंदर डबल फ्यूजन के माध्यम से होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप समझ लीजिएगा। आगे आइए, आगे इन्होंने एक वर्ड लिखा है पार्थेनोकार्पी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पार्थेनोकार्पी। क्या है समझिए। इन सम प्लांट्स फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे प्लांट है जिसके अंदर ओवरी का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब उसके अंदर पॉलन ग्रेन का फ्यूजन नहीं हुआ है, या मेल न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, और फ्यूजन न होने के बावजूद भी उनके अंदर अगर फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है तो उस फ्रूट की फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पी। तो इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट मतलब असली में फ्रूट के अंदर कोई फ्यूजन नहीं हुआ है और फ्रूट की फॉर्मेशन हो गई। दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल। ठीक है, ये आपको पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल मिले। आगे आइए, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। तो सबसे पहले फ्रूट का मतलब समझ लीजिए आप। फ्रूट का मतलब होता है जब हमारी ओवरी राइपन हो गई फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन कब हुआ, जब पॉलन ग्रेन आ गया ओवरी में, ओवरी फर्टिलाइज्ड हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी ओवरी क्या हो गई, राइपन हो गई, मतलब पक गई, और उस राइपन ओवरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट। व्हाट इज फ्रूट, फ्रूट इज द राइपन ओवरी। ठीक है, आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस फ्रॉम ओवरी। फ्रूट का फॉर्मेशन हमेशा कहाँ से होता है, ओवरी से, जो आपकी राइपन ओवरी है। आगे देखिए, फ्रूट को 3 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। अगर सिंपल फ्रूट की बात करें तो बनाना, गुआवा। एग्रीगेट फ्रूट की बात करें तो स्ट्रॉबेरी और कस्टर्ड एप्पल, और कंपोजिट फ्रूट की बात करें तो जैक फ्रूट और मलबेरी। पढ़ना हो तो पढ़िए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आइए, इन द डेवलपमेंट ऑफ सम फ्रूट्स कैलेक्स, कोरला एंड थैलेमस टेक्स पार्ट। दिस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल एप्पल, जैक फ्रूट और पियर। एप्पल, जैक फ्रूट और पियर हमारे फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं, और फॉल्स फ्रूट आप पीछे देख चुके हैं पार्थेनोकार्पी में, वही वाला एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ये बता रहा है। ऐसे एग्जाम्पल में ये होता है कि जो कैलिक्स, कोरला और थैलेमस हैं, यही आपकी फ्रूट की फॉर्मेशन करते हैं, ना कि ओवरी। ठीक है, क्योंकि उसमें ओवरी का फ्यूजन होता ही नहीं है, जब हम पार्थेनोकार्पी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जिसमें ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब ओवरी का राइपनिंग नहीं होती है, और इसके अंदर फ्रूट की फॉर्मेशन किनके माध्यम से होती है, कैलिक्स, कोरला और थैलेमस। थैलेमस जो है वो हर प्लांट का सबसे बाहरी पार्ट, आउटर पार्ट जो होता है, उसे ही हम लोग थैलेमस कहते हैं। आगे आप आएंगे इस पे, तो इसमें ये बता रखा है कि हर फ्रूट के अंदर कौन सा खाने वाला पार्ट है। तो खाने वाले पार्ट के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ, जो आप अपने दिमाग में रख लीजिए। एप्पल, एप्पल को देखिए आप बाहर ऊपर से ही खाते हैं, तो एप्पल और पियर में आपको क्या मिलेगा, एडिबल पार्ट, फ्लैशी थैलेमस। बाहर का जो पार्ट है थैलेमस, उसी को हम लोग खाते हैं। गुआवा में एंटायर फ्रूट को हम लोग खा लेते हैं। आगे और कौन सा इम्पोर्टेंट है, टोमेटो में पेरिकार्प और प्लेसेंटा को खाते हैं। कोकोनट में एंडोस्पर्म, अंदर वाला बाहर को निकाल देते हैं, और बनाना में मीसोकार्प और एंडोकार्प को हम लोग खाते हैं। बस इतना आप समझिए, बाकी आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्रूट के अंदर आपको राइपन ओवरी पता होने चाहिए, फ्रूट के पार्ट पता होने चाहिए, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, पार्थेनोकार्पी क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे आइए प्लांट टिश्यू पे। तो टिश्यू मैंने आपको पहले ही बताया है कि टिश्यू वो होते हैं, कुछ सेल जो हैं वो आपस में कंबाइन करके स्पेशल फंक्शन करते हैं, तो वो सेल कम्बिनेशन से ही आपका क्या बनता है, टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू 2 भाग में डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अगर परमानेंट में आएँ तो हमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप के परमानेंट टिश्यू मिलते हैं, और अगर मेरिस्टेमेटिक में आए तो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलेरी, ये 3 प्रकार के आपको एग्जाम्पल मिलते हैं प्लांट टिश्यू में, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स को और डिवाइड करेंगे तो जाइलम और फाइलम, तो जाइलम एंड फाइलम्स आर परमानेंट टिश्यू ऑफ प्लांट टिश्यू। एंड पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 एग्जाम्पल हैं आपके किसके, एपिकल मेरिस्टम के।
एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके एग्जाम्पल आपने देख लिए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो आपको इसमें इतना समझना है कि प्लांट टिश्यू 2 भाग में डिवाइड होते हैं, परमानेंट 2 भाग में और डिवाइड होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स का पार्ट है जाइलम और फाइलम। मेरिस्टेमेटिक 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं जिसमें एपिकल का पार्ट है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जो आपको अपने दिमाग में रखना है। आगे आइए, आगे आता है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टम वो वाला पार्ट है जो हमेशा ग्रो करता है या जिसके अंदर ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ टिश्यू जो है, ग्रोथ टिश्यू जो है वो आपके किस में आते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव ए कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। इनके अंदर हमेशा सेल का डिवीजन होता है, तभी जाके तो ग्रोथ होगी। आगे देखिए, इट ग्रोज एंड कंस्टिट्यूट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। इन्हीं के बदौलत प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है या उनका ग्रोथ होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट। और ये प्रोसेस हमेशा प्लांट के आखिरी दम तक चलती रहती है। स्पेशल फीचर में आए तो आपको इतना 2 पॉइंट इसमें पता करने हैं। एक तो ये राउंड और ओवल शेप का होता है और दूसरा इसकी वॉल जो है बहुत थिन होती है और साइटोप्लाज्म होमोजेनस होता है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा मिश्रण जो है वो आपको दिखते नहीं है, सब चीज़ आपस में मिली हुई रहती है। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप समझ गए होंगे, ग्रोथ टिश्यू के रूप में मशहूर है और इसी में प्लांट के पूरे ग्रोथ होती है। आगे आइए, इट लैक्स इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल। सेल के 2 सेल के बीच की जो स्पेस है वो इसके अंदर बहुत कम रहती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो 3 पॉइंट आपको पता चल गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, राउंड ओवल शेप्ड, थिन वॉल एंड लैक ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दी सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अब आते हैं हम लोग एपिकल पे। एपिकल की बात करें तो दीज टिश्यूज़ आर फाउंड इन रूट्स एंड स्टेम। आपके रूट के अंदर और स्टेम के अंदर जो पार्ट पाया जाता है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है। ठीक है, आगे आइए लेटरल पे। ड्यू टू द डिवीजन ऑफ दिस टिश्यू ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ द रूट। आपके स्टेम की डायमीटर वो कितना मोटा और चौड़ा हो और आपकी रूट कितने दूर तक फैली हो, इसका डिसाइड कौन करता है? लेटरल। तो लेटरल हमारी विड्थ का डिसाइड करता है स्टेम की, रूट और स्टेम की कितनी चौड़ाई हो वो लेटरल डिसाइड करता है। और एपिकल क्या डिसाइड करता है? रूट और स्टेम की ग्रोथ या लेंथ। ठीक है, आगे आइए, आगे आता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी दे आर लोकेटेड एट द बेस एंड इंटरनोड इन दिस इज द रिमेन्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच आर डिवाइडेड इन द इनकमिंग ऑफ परमानेंट टिश्यू इन द सेंटर। प्लांट इंक्रीज इट्स लेंथ बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस। आपके प्लांट की जो लेंथ इंक्रीज होती है उसमें मेन जो योगदान है वो इंटरकैलरी का है। प्लांट इंक्रीज इट्स लेंथ बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज प्लांट्स whose apex parts are eaten by the vegetarian animal। कभी कभार आप देखते हैं कि कुछ प्लांट के ऊपर के भाग जो हैं वो जानवर खा जाते हैं और उसके बावजूद जब इनका ग्रोथ होता है तो उसके अंदर किसका योगदान है? इंटरकैलरी का योगदान है। आफ्टर बीइंग ईटन द एपेक्स पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओनली लाइक ग्रास। ग्रास के अंदर आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेंगे। इन तीनों में आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें समझ ली। आगे आइए, आगे आता है हमारे पास परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में अगर आप आएंगे, परमानेंट टिश्यूज़ आर मेड ऑफ दोज मैच्योर टिश्यू दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। जो हमें डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखने को मिला था कि उसके अंदर सेल डिवीजन होती है, ऐसे टिश्यू जो अपना डिवीजन की प्रॉपर्टी को खो दे तो वो बाद में किस टिश्यू में बदल जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। और परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, एलाइव और डेड। कोई दिक्कत? ये सेल जो हैं वो एलाइव भी होते हैं और डेड भी होते हैं। आगे आइए, अगर सिंपल टिश्यू की बात करूं तो अगर परमानेंट टिश्यू में सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने हो तो उसे सिंपल टिश्यू कहेंगे।
और अगर एक से ज़्यादा टाइप के बने हो तो उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। आगे आइए जाइलम पे। जाइलम जो है ये एक कंडक्टिव टिश्यू है और इसके दो मेन फंक्शन हैं, प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल को हर जगह पे पहुंचाना और दूसरा हमारे प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। ये दोनों काम किसका है? जाइलम का। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आपके प्लांट की जो ग्रोथ नापी जाती है कि वो कितने एज का है, वो हमेशा जो जाइलम टिश्यू के अंदर जो रिंग बनी रहती है उस रिंग से ही पता चलता है, एनुअल रिंग से ही पता चलता है कि हमारे प्लांट की कितनी एज है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। फाइलम जो है वो भी आपका कंडक्टिव टिश्यू है और जैसे ये वाटर और मिनरल को ट्रांसफ़र करता है वैसे ही फाइलम किस काम में आता है? फूड ट्रांसफ़र। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू कंडक्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अब आते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस के ऊपर अगर आप आएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में लाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है लाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबस्ट्रेट हमें क्या चाहिए? ये क्या ज़रूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कहाँ पे ये होता है? लीव्स के क्लोरोफिल में ये होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, सनलाइट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। किसी भी फोटोसिंथेसिस को होने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। आगे आइए। अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट जो मतलब कि धरती पे हैं, दे टेक CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और अगर एक्वाटिक प्लांट की बात करें, दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड विद वाटर। वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है उसका इस्तेमाल एक्वाटिक प्लांट करता है और टेरेस्ट्रियल प्लांट किसका इस्तेमाल करता है? एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए प्रोसेस को करने के लिए। कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। आगे आइए। वाटर एंटर्स इनटू द सेल्स ऑफ द लीव्स थ्रू द ऑस्मोसिस। ये जो वाटर है ये लीव्स की सेल्स में पहुंचती हैं। कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस। और CO2 कौन से प्रोसेस से पूछता है? डिफ्यूजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के माध्यम से जो हम CO2 निकालते हैं वो डिफ्यूजन के माध्यम से कहाँ पे पहुँच जाता है? प्लांट में। दूसरा, वाटर कैसे पहुँचता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, CO2 के लिए डिफ्यूजन और वाटर के लिए ऑस्मोसिस। आगे आइए। Water necessary for photosynthesis is absorbed by the roots and the oxygen produced during the photosynthesis is due to the photolysis of the water। आपको इतना समझना है कि वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमें सॉयल के अंदर जो वाटर है उसको रूट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एंड द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और ये जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो ऑक्सीजन मिलता है ये हमें कहाँ से मिला? ये वाटर का ही जो फोटोलाइसिस हुआ है। फोटो मतलब होता है लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में जब वाटर टूटा तो वाटर टूटने के बाद जो ऑक्सीजन मिला वही ऑक्सीजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो फोटोसिंथेसिस से निकलता है। यहाँ तक कोई समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? आगे आइए। दूसरा पार्ट हमें ये समझना है कि किसी भी प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर रहता है, ग्रीन कलर प्लांट को कौन देता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक तरीके से फोटो रिसेप्टर मतलब जो लाइट को रिसीव करते हैं वो कौन है? क्लोरोफिल। ठीक है, और इनका मेन काम होता ये है कि ये सोलार एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। मतलब हमारी जो सौर्य की विकिरण आ रही है उसे ये लोग अपने में ट्रैप कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं ये लोग किस में? फोटोसिंथेसिस में। आगे देखिए, अगर मैं क्लोरोफिल की बात करूं तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखिएगा, देयर इज एन एटॉम ऑफ मैग्नीशियम इन द सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल वायलेट, ब्लू और रेड कलर की लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। वायलेट, ब्लू और रेड कलर की लाइट। और क्लोरोफिल में पाया क्या जाता है? मैग्नीशियम। आगे देखिए, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रेड लाइट में सबसे ज़्यादा तेज होती है और वायलेट लाइट में सबसे कम। आगे,
द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है, और ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तो आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो CO2 के अंदर जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो गया आपका क्या? ऑक्सीडेशन। और H2O में से हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या हो गया आपका? रिडक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? किसी चीज़ की कोई दिक्कत आपको इसमें? ठीक है, आगे चलिए। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है। और कैसे देखने को मिलता है? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फॉर्मिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस फॉर्मिंग ग्लूकोज। ये लोग बोल रहे हैं कि आपका जो वाटर से ऑक्सीजन बना ये हो गया आपका क्या? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो निकल गया। और दूसरा CO2 के अंदर आपका C6H12O6 बना तो ये हो गया आपका रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोजन का कंपोनेंट क्या हो गया? ऐड हो गया। तो इसीलिए आपकी जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देती है। आगे आइए। फोटोसिंथेसिस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क केमिकल रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में दोनों ही रिएक्शन होती हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो हम सबसे पहले लाइट रिएक्शन को देखते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द ग्रेना। क्लोरोफिल के अंदर सबसे पहले दो पार्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफिल कंटेन्स दो पार्ट, ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। ग्रेना और स्ट्रोमा ये दो पार्ट हैं किसके? क्लोरोफिल के। तो ग्रेना के अंदर आपका कौन सा होता है? लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा के अंदर आपका कौन सा होता है? डार्क रिएक्शन। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? अब देखिए, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन। इन द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म। इसके अंदर मेन प्रोसेस क्या है? हाइड्रोजन का टूटना। ठीक है, हाइड्रोजन आपका मतलब वाटर जो है वो आपका टूट गया, किसमें? हाइड्रोजन आयन में, और कुछ इलेक्ट्रॉन निकले। तो फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द लाइट। तो आपके वाटर का टूटना दो भाग में, इसे हम क्या बोलेंगे? फोटोलाइसिस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग लाइट का इस्तेमाल करके वाटर को तोड़ रहे हैं। तो ये एनर्जी इन्हें कहाँ से मिलती है? ये लाइट को तोड़ने वाली, या वाटर को तोड़ने के लिए, वाटर का फोटोलाइसिस करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? लाइट। ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस ATP इज फॉर्म्ड फ्रॉम ADP। ADP से आपका क्या बन गया? ATP। ठीक है, ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आपकी एनर्जी जो सेल में निकलती है वो ATP की फॉर्म में निकलती है। आगे आइए। डार्क केमिकल रिएक्शन, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आपका पाया जाता है। इन दिस रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वो रिएक्शन है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है या फिर स्टार्च बनता है। ठीक है, तो आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, और डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से ही हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जैसे एनिमल में हार्मोन्स होते हैं वैसे ही प्लांट के कुछ हार्मोन्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि प्लांट के अंदर 5 टाइप के इन्होंने हार्मोन्स बताए हैं, जिसमें पहला है ऑक्सिन, फिर जिबरेलिन, फिर साइटोकाइनिन, उसके बाद आपका एब्सिक एसिड और इथिलीन, और लास्ट में एक फ्लोरिजन और ट्रोमेटिक। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में धीरे धीरे देखेंगे, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबका वो हम समझने की कोशिश करेंगे।
तो ऑक्सिन के लिए क्या लिखा गया है, दिस इज द हार्मोन विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ग्रोथ हार्मोन कौन है, ऑक्सिन। इट्स फॉर्मेशन टेक्स इन द एपेक्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट आपका ग्रोथ करता है, जो टिप का है और जो नीचे रूट का है, वो एपेक्स पार्ट जो है उनका फॉर्मेशन कौन करता है, ऑक्सिन। इनके मेन फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट्स द सेपरेशन ऑफ द लीव्स, दोनों लीव के बीच की सेपरेशन। इट डिस्ट्रॉयज द स्ट्रॉज एंड इट सेव द क्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग। आपके जो क्रॉप्स हैं वो गिरे ना, या उनकी फॉलिंग पतझड़ इतना जल्दी ना आए, ठीक है। तो वो सब का काम उन्हें कौन करता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन इज ए ग्रोथ हार्मोन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट, ठीक है। आगे आइए जिबरेलिन पे। जिबरेलिन के लिए इन्होंने कहा गया है, इट टर्न्स द ड्वार्फ प्लांट इनटू द लॉन्ग प्लांट। पहला, छोटे प्लांट को बड़े प्लांट में बनना। इट हेल्प इन क्रिएटिंग फ्लावरिंग, उनके अंदर पुष्पों का उगना। इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ द प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। आदमी प्लांट की डोरमेंसी, डोरमेंसी मतलब होता है सुसुप्त अवस्था या फिर अनमूव्ड स्टेट। उस अनमूव्ड स्टेट को चेंज करना या उनके अंदर प्रोसेस मूवमेंट लाना, वो काम किसका है, जिबरेलिन का। इट मोटिवेट्स द सीड्स टू बी स्प्राउट, ये हमारे जो सीड्स हैं उनको उगना या उनके अंदर स्प्राउटिंग लाने का काम कौन करता है, जिबरेलिन। इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन द वुडन प्लांट, हमारे वुडन प्लांट के अंदर कैम्बियम की एक्टिविटी को ये तेज करता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो मैं आपका ध्यान किस तरफ ले जा रहा था, लार्ज साइज फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इट्स स्कैटरिंग। तो कुल मिला के बात ये है, ये जो कैम्बियम वर्ड आपने पढ़ा, ये कैम्बियम वर्ड हमारे प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ का काम करता है, और सेकेंडरी ग्रोथ से ही आपके जाइलम, फाइलम, इन चीज़ों की प्रोडक्शन होती है। तो जाइलम और फाइलम, इन सब चीज़ों के डिवाइड होकर इनका ग्रोथ करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बियम। तो मैं आपको कैम्बियम का एक बार मतलब बता देता हूँ। कैम्बियम इज़, या कैम्बियम को हम लोग प्लूरल कैम्बियम भी कहते हैं प्लांट में। इट इज़ द लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, हमारी सेल को डिवाइड करती है ये, किसमें, जाइलम और फाइलम टिश्यू में। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। तो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ के काम में जिबरेलिन का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए साइटोकाइनिन पे। साइटोकाइनिन असल में कहा जाए तो ये ऑक्सिन के साथ मिल के काम करता है। हमारे सारे के सारे सेल डिवीज़न, ठीक है, और डेवलपमेंट सेल का, वो ऑक्सिन के प्रेजेंस में और साइटोकाइनिन के प्रेजेंस में होता है। इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी, जैसे जिबरेलिन डोरमेंसी ब्रेक करने के काम में आता है, वैसे ही सीड्स की डोरमेंसी ब्रेक करने के काम में कौन आता है, साइटोकाइनिन। आगे, इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग आरएनए और प्रोटीन, हमारे प्लांट में आरएनए और प्रोटीन की फॉर्मेशन भी इसी हार्मोन से होती है, ठीक है। तो ये तीनों ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन आपको समझ में आ गया। आगे आइए, आगे आता है आपके पास एबिसिक एसिड। तो एबिसिक एसिड में आप ये समझिए, दिस हार्मोन इज अगेंस्ट द ग्रोथ, ग्रोथ रोकने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है, एबिसिक एसिड्स का। इट कीप्स द सीड्स इन डॉर्मेंट पोजीशन, जैसे वो दोनों डॉर्मेंट पोजीशन को चेंज कर रहे थे, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन, ये डॉर्मेंट कंडीशन को लगाता है। ये डॉर्मेंट कंडीशन जारी रखने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एबिसिक एसिड। इट प्लेज मेन रोल इन द सेपरेशन ऑफ लीव्स, हमारे लीव को सेपरेट करने के काम में कौन का इस्तेमाल होता है, एबिसिक एसिड्स। और आपने ऊपर अभी देखा था जब मैंने आपको बताया था, कहाँ गया वो, जिसमें मैंने आपको इट प्रिवेंट, देखिए, इट प्रिवेंट्स द सेपरेशन ऑफ द लीव्स, ये ऑक्सिन का काम है। और ऑक्सिन का एकदम उल्टा आपका ये है, जिसमें इन्होंने ये लिखा है, इट प्लेज मेन रोल इन सेपरेशन ऑफ द लीव्स, ये प्रिवेंट करता है और ये सेपरेशन करता है। और इट ऑल्सो डिलेज इन फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग के डिले का भी काम यही करता है। और हमने इसमें जिबरेलिन में क्या पढ़ा था, इट हेल्प इन क्रिएटिंग फ्लावरिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चारों इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कभी ना कभी इनके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। आगे आइए इथिलीन पे। इथिलीन, दिस इज़ द ओनली हार्मोन विच इज़ फाउंड इन गैसेस फॉर्म, यही एक ऐसा हार्मोन है जो गैस की फॉर्म में पाया जाता है, और फ्रूट की राइपनिंग में इथिलीन का काम आता है। दूसरा, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर, हमारे प्लांट के अंदर
फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ाने का काम किसका है, इथिलीन का। एंड इट मोटिवेट्स द सेपरेशन ऑफ द लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, और ये भी लीफ की सेपरेशन, फ्लावर की सेपरेशन में काम में आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए, फ्लोरिजन, और फ्लोरिजन में फ्लोरी वर्ड लगा है और फ्लोरी का मतलब होता है फ्लावर। इट इज़ फॉर्म्ड इन लीव्स बट हेल्प इन ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर। ये लीफ के अंदर फॉर्म होता है लेकिन फ्लावर ब्लूम में इसका काम इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे फ्लावरिंग हार्मोन भी कहते हैं। आगे आइए, ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहली चीज़, और इट इज़ फॉर्म्ड इन इंजोर्ड सेल्स। जो सेल इंजोर्ड हो जाती है वहाँ पे, तो ट्रॉमा वर्ड से ही आप समझ जाइए, ट्रॉमा से ही आपका ट्रोमेटिक निकला है। और ट्रोमेटिक वहाँ पे ये हार्मोन इस्तेमाल होते हैं जब हमारी प्लांट सेल में कोई इंजरी आ जाए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे, अब हम कुछ प्लांट की डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं और ये सारे इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझने हैं। पहला, वायरल डिजीज़। तो वायरल डिजीज़ में पहला आप पढ़ेंगे टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा, बंची टॉप ऑफ द बनाना, ठीक है, बंची टॉप ऑफ द बनाना, ये भी आपका बनाना वायरस है। और टोबैको मोज़ैक वायरस, ये भी आपका वायरल डिजीज़ है। आगे आइए बैक्टीरियल डिजीज़ पे। बैक्टीरियल डिजीज़ में विल्ट, उसके बाद आपका बैक्टीरियल ब्लाइट, उसके बाद टुंडू डिजीज़ ऑफ वीट। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं बस। विल्ट ऑफ पोटैटो बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल फ्लाइट ऑफ राइस एंड टुंडू डिजीज़ ऑफ वीट। कोई दिक्कत? इनके आपको अंदर क्या लिखा गया है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे आइए, फंगल डिजीज़ वो होते हैं जो आपके फंगी से फैले, ठीक है। इससे पहले तो फंगी के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, रस्ट नाम याद रखिए बस आप, ये आप पीछे भी पढ़ चुके थे फंगल डिजीज़ में। रस्ट में आपको मिल जाएगा स्टीम रट और लीफ रस्ट, ये सारा का सारा आपको किस में देखने को मिलता है, फंगल डिजीज़ में। तो तीनों डिजीज़ के बारे में आपने देख लिया। आगे आइए, अब हम बोटेनिक एकदम लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं जिसमें कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है और समझनी है, ठीक है। पहला, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा है, यूकेलिप्टिस, याद रखिएगा। दूसरा, लॉन्गेस्ट ट्री कौन सी है, सिक्योटा गाइगेंटम, जिसे हम रेडवुड ऑफ पोलिवेरनिया कहते हैं, ये एक जिम्नोस्पर्म है, याद रखिएगा। दूसरा, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, लेमना, याद रखिएगा, ये इंडिया में पाया जाता है। प्लांट विथ लार्जेस्ट लीव, जिस प्लांट की लीव बड़ी है उसे हम विक्टोरिया रेजिया कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल में पाए जाने वाला प्लांट है। आगे आइए, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा एजोला, ये एक एक्वाटिक प्लांट है। स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड, याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट फ्लावर वुल्फिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट फ्लावर रिफ्लेसिया, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, इसके बाद आता है हमारे पास लार्जेस्ट मेल कपलेट, मतलब जिसमें दोनों ओवरी और एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों ही बड़े बड़े मात्रा में हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, साइकस, ये भी आपका एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट सीड एग, ये भी साइकस में मिलेगा, और लार्जेस्ट मेल एग या मेल कपलेट साइकस में मिलेगा। आगे, स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम एल्गी में मिलता है, लॉन्गेस्ट क्रोमोजोम ट्राइलियम में मिलता है, याद रखिएगा। द प्लांट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ऐसे प्लांट जिसके अंदर क्रोमोजोम की संख्या सबसे बड़ी है, वो हो गया हमारा फर्न्स, याद रखिएगा ये चीज़। आगे आपको इसमें क्या समझना है, कॉफ़ी गिविंग प्लांट, जो प्लांट कॉफ़ी गिव करते हैं वो कॉफ़िया अरेबिका कहते हैं, और कैफीन इसके अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा। और कोकोया गिविंग प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, थियोब्रोमा कोकोया। थियोब्रोमिन एंड कैफीन कंटेन इन इट, इसके अंदर थियोब्रोमिन और कैफीन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका कैफीन है, पिपेवर सोमिनिरेफेम मॉर्फिन कंटेन्स इन इट, इसके अंदर ये वाली चीज़ पाई जाती है। तो आपको इसके अंदर मेन चीज़ क्या क्या समझनी है वो समझ लीजिए आप। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट पता रहना चाहिए, लार्जेस्ट लीव, लार्जेस्ट फ्रूट, ठीक है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा, स्मॉलेस्ट सीड, स्मॉलेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट मेल कपलेट, स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम, लॉन्गेस्ट क्रोमोजोम, एंड द प्लांट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, एंड द प्लांट विथ लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ग्रेसिलीस, याद रखिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। आगे आपको यहाँ पे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में बस मैंने जो आपको ये 3 बताए थे कि कॉफ़ी गिविंग प्लांट को कॉफ़ी अरेबिका,
कोकोया को हम लोग थियोब्रोमा कोका और कैफीन को हम लोग पिपेवा सोमनिफेरम मॉर्फिन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बोटैनी के बारे में पूरी जानकारी ली। ठीक है, तीनों पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।